हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या होता है इसे पढ़ा। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है उसे हमने पढ़ा। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसके बारे में पढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स एट विच resistance of conductor depends। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। नंबर 1, पहली बात लेंथ। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरी बात नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ये फैक्टर्स जिन पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या क्या हो गया? लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। लेंथ क्या है आप जान रहे हैं, कोई वायर हो, कोई कंडक्टर हो, उसकी लंबाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अर्थ है कि उसकी मोटाई से होता है। जनरली जो मेटल यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वायर के रूप में, वो सिलिंड्रिकल बनाए जाते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन सिलिंड्रिकल है, तो ये जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इसकी रेडियस निकाल लेंगे और पाई आर स्क्वायर से के द्वारा फार्मूले से हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पूरा घेरा। बात क्लियर हो गई। अब कैसे कैसे ये डिपेंड करता है किन किन बातों पर। सबसे पहले तो हम लेंथ की डिपेंडेंसी बताएंगे और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताएंगे। तो on basis of experiment the resistance of length, number 1, the resistance is directly proportional to length। लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड दूसरी बात द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दो फैक्टर, हम इन दो फैक्टर्स की भी चर्चा करेंगे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इन पर भी अभी चर्चा करेंगे। अगर इन दोनों डायमेंशंस के हिसाब से लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डिपेंडेंसी पहले देखें तो लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अर्थात तार या वायर की लंबाई जितना अधिक बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या मोटाई जितना ज्यादा करेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम रखेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा।
मीन्स करंट का जो फ्लो है, करंट का जो विरोध है, बड़े वायर में लेंथ बढ़ने पर विरोध ज़्यादा होता है, छोटे वायर में कम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम एक में मिक्स कर लेते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A करेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो R इक्वल टू ρL/A। ये नया कांस्टेंट देखिए मैंने लगाया रो, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए, where rho is a constant called specific resistance। और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो क्या है? रो एक कांस्टेंट है। जिस तरह से आपने आर एक कांस्टेंट लिया था ओम लॉ में, V अपॉन I इक्वल टू आर, आर एक कांस्टेंट है, ऐसे ही यहाँ रो एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसे अन्य शब्दों में और क्या कहते हैं? दूसरा नाम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर? तो ये फार्मूला आपके सामने आया, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब रो की यूनिट क्या होगी, या रो किस पे डिपेंड करेगा, कैसे, इन बातों पे अभी हम चर्चा करेंगे। पहले इतना उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इमेज करें। नोट डाउन स्टूडेंट्स। चलो नोट हो गया, मिटा दें, जल्दी करिए भाई। ओके, इरेज करते हैं। यूनिट ऑफ रो या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी, अगर ध्यान देंगे फार्मूले को, आपने जो फार्मूला लिखा R इक्वल टू रो L अपॉन A, इस हिसाब से रो की यूनिट क्या होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। A का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो रो इंटू L इक्वल टू R इंटू A, तो रो इक्वल टू RA अपॉन L। फिर से देखिए, A का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और L यहाँ अपॉन हो जाएगा। सबकी यूनिट को पुट कर दीजिए। R की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर। मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर उसी फार्मूले से हम सोचेंगे R इक्वल टू रो L अपॉन A। इफ
L बराबर 1 मीटर एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, लेंथ को हम 1 मीटर चुन लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर चुन लें, तो आर यहाँ 1 और यहाँ 1, तो आर इक्वल टू रो, यानी रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है, कोई नया रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। लेकिन कब, किसका? जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having length 1 meter and area of cross section 1 meter square is called resistivity or specific resistance of that conductor। किसी कंडक्टर के यूनिट मीटर लेंथ में या लंबे और यूनिट मीटर स्क्वायर या यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर का या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, उसी को उस मेटल की, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहते हैं। मीन्स अगर एरिया लेंथ L 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A 1, ये कोई वायर है, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा उसी को इसकी रेजिस्टिविटी है। समझ में आ गया बात? जैसे भाई अब मैं और एग्जांपल आपको देता हूं। प्राइस, अगर 50 किलो आलू कहीं रखा, 50 केजी पोटैटो रखा है, तो आप खरीदने जाएंगे तो रेट पूछेंगे कि क्या रेट है, तो कहेगा 20 रुपए। 1 किलो का दाम, प्राइस ऑफ 1 केजी इज रेट, और प्राइस ऑफ 50 केजी इज प्राइस। रेट भी प्राइस होता है, लेकिन 1 केजी की जो प्राइस है वो रेट है। ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। समझ में आ गया? उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। वेरी गुड। तो अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इस तरह से, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर having unit length and unit area of cross section is called its resistivity। और इट्स रेजिस्टिविटी, यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसका संकेत क्या है, सारी बातें क्लियर हो गई। नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं, फिर बताएंगे। नोट डाउन। इरेज करें, चलिए भाई। अब देखिए, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे से डिफर कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? देखिए, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन R and A, L and A।
यानी रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। आप चाहे जितना बड़ा चाहे जितना मोटा आप कंडक्टर ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी उतना ही होगी, लेकिन रेजिस्टेंस उसका क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। दूसरी बात, टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं। रेजिस्टिविटी भी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यानी रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी। क्लियर, दोनों का डिफरेंस। रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन सारी बातों का इसमें चर्चा हमने आपसे किया। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से हम चर्चा कर देते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल्स आप लगाते हैं तो क्वेश्चंस में आपसे वेरी कराता है, क्वेश्चन को लेंथ वेरी कराता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कराता है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे आप लोग। कैसे अटेम्प्ट करेंगे इन बातों को ध्यान देंगे कैसे। आप जानते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R जो है वह लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब अगर किसी कंडक्टर की लेंथ दुगुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे घटे बढ़ेगा, कैसे वेरी करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेंथ बढ़ाने के 2 तरीके हैं भाई। कोई वायर है और उसे आपने खींच लिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच के उसकी लंबाई बढ़ा दिया, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा, उसी वायर में उसी मेटल का उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या मोटाई का दूसरा वायर आपने जोड़ दिया, बांध दिया। जैसे कहीं तार टूट जाता है तो क्या करते हैं, दोनों तारों को एक में बांध देते हैं, बस टेप लगा देते हैं। सेम बात, दोनों दफाओं में मैंने लंबाई बढ़ाया। एक वायर ये आपके पास था, इस वायर ये मान लिया कोई लंबाई हो 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने एक दूसरा वायर सेम मोटाई का, थिकनेस नहीं वेरी कराया, सेम मोटाई का सेम मेटल का दूसरा वायर इसमें कनेक्ट कर दिया, 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का, और लेंथ बढ़ गई। लेंथ 2 सेंटीमीटर से अब पूरी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना वेरी कराएं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना चेंज करें और सेम मेटल का ही कंडक्टर उसमें जोड़ के, वायर जोड़ के अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से रेजिस्टेंस जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। लेकिन सावधान, अगर लेंथ को खींच कर बढ़ाएंगे तो लंबाई जितना गुना बढ़ाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना गुना कम होगी। मतलब अगर लेंथ यल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ को आपने 2l कर दिया, लंबाई को आपने डबल कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुरंत a/2 हो जाएगा। अगर आपने खींच करके, स्ट्रेच करके वायर की लंबाई को बढ़ा दिया तो लेंथ अगर डबल करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगी। अगर आप लेंथ को ट्रिपल करेंगे, लेंथ को अगर आप 3l कर देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a से a/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस तरह से वैरी होगा। अब इस फार्मूले में देखें, अगर आपने वायर को खींचकर
डबल कर दिया। मान लिया कोई वायर था, उसको खींचकर आपने डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? ये पुराना रेजिस्टेंस है। मान लिया कोई एल लेंथ का वायर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, कुछ वो आर है। अब लेंथ को आपने डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुरंत हाफ हो जाएगी। लेकिन डबल कैसे किया? खींच कर किया आपने। तो रो यहाँ L/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2L हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह A/2 हो जाएगा। ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, रो L/A। ये नया रेजिस्टेंस हो गया आपका R डैश। जब आपने लंबाई बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो मान लिया रेजिस्टेंस वेरी कर गया, तो नया रेजिस्टेंस R डैश है। अब देखिए ये रो L/A क्या है? ये R की वैल्यू है, ओल्ड रेजिस्टेंस, पुराना रेजिस्टेंस, यानी 4 into R। यानी एक निष्कर्ष आया, ये 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into R। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके, खींच के उसकी लंबाई 2 गुना किए, तो नया रेजिस्टेंस कै गुना हुआ? 4 गुना, यानी 2 स्क्वायर गुना हो गया। इसी तरह से लंबाई खींच कर अगर 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर 4 गुना करेंगे तो 16 टाइम हो जाएगा, n गुना करेंगे तो n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। मीन्स if you are increasing the length of a conductor by stretching it n times, then the resistance of new conductor या new situation R dash equal to n square into R। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज में ला सकते हैं। अगर आप खींच कर किसी वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे, जितना गुना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर गुना, स्क्वायर टाइम्स उसके रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई आपने पहले ही देखा, और वायर को जब खींचेंगे लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई अपने आप कम हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके घर पे देखिए, मम्मी रोटी पका रही हैं, आटा ले लीजिए और उसे बेल लीजिए सिलिंड्रिकल, इस तरह से सिलेंडर के फॉर्म में, और उसे खींचिए। जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी, बीच से उसकी मोटाई पतली होती चली जाएगी, जाहिर सी बात। क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम नहीं वेरी कर रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही है ना, लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। इस तरह से दो बातें, अगर हम वायर में वायर को जोड़कर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, जितना बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर खींच कर करेंगे तो यानी स्क्वायर गुना हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड। इस तरह से अब रेजिस्टिविटी के बारे में और कुछ जनरल बातें हम आपसे चर्चा करेंगे। ये तो क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करेंगे। कभी कभार आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट ना देके सिलिंड्रिकल वायर देगा, उसका रेडियस देगा, और जब रेडियस दे देगा तो सबसे पहले उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जब निकालेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करके ए का मान निकाल लीजिएगा, और इसमें पुट करके क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। अब इसके बाद हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बात करेंगे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस increases on increasing the temperature। टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या कर जाती है? इंक्रीज करती है। मेटल्स के लिए अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स का जो टेम्परेचर, मेटल्स का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो मेटल्स का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। क्योंकि
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और जिस मेटल जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, अब कोई भी कंडक्टर गुड कंडक्टर है, कहते हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर होने और बैड कंडक्टर होने का अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका। कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर है, कोई कंडक्टर बैड कंडक्टर, इसका अर्थ क्या है। जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जितना हाई होगी वो उतना बैड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो बैड कंडक्टर, और जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी पुअर होगी, जितना कम होगी, वो गुड कंडक्टर। जैसे अगर आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर वेरी गुड कंडक्टर है। रीजन उसका क्या है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम होती है। अन्य कंडक्टर्स की तुलना में, अन्य मेटल्स की तुलना में सिल्वर की रेजिस्टिविटी, चांदी की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, अर्थात गुड कंडक्टर होता है। इजली करंट उससे क्या करती है, फ्लो करती है। अपने घरों में हीटिंग इफेक्ट पे आप लोग तमाम उपकरण यूज करते हैं। आगे अभी हम हीटिंग इफेक्ट चर्चा करेंगे, उसमें हीटर, बल्ब सबके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उनमें हम मेटल एलॉयज का यूज करते हैं, जैसे नाम है मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन। मेटल एलॉयज क्यों यूज करते हैं? मेटल एलॉयज यूज करने का एक कारण है, जहां भी हीटिंग डिवाइसेस बनेंगे, लगेंगे, वहां पे हाई रेजिस्टेंस के जो है वायर्स लगाते हैं, जिनके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तब वो जल्दी हीट हो जाते हैं, ज़्यादा हीट आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। एलॉय यूज करने के पीछे पहला लॉजिक, जो एलॉयज होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर वो जल्दी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके गलते नहीं हैं, मेल्ट नहीं करते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। और दूसरी विशेषता, ये हायर रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। इसलिए जहाँ पे जैसे हीटर है, बल्ब है, इन सब का जो फिलामेंट बनता है, जो स्प्रिंग जैसा फिलामेंट लगा होता है, उसकी जगह पे हम किसका यूज करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं। एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसके नाते वो पुअर कंडक्टर होते हैं और खूब हीट प्रोड्यूस करते हैं। आगे हालांकि हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे आपको, और डिटेल चर्चा इन सब बातों की आपसे कर देंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। किसकी, मेटल्स की। सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करेंगे आप, तो टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर्स का की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है, यानी मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, कम, घटता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमने पढ़ेंगे, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इरेज किया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.